नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज हम चर्चा की शुरुआत करने वाले हैं खाने के तेल की कीमतों की खबरों के साथ। पहली खबर तो यह है कि कल एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाली है खाद्य तेल कंपनियों के साथ खाद्य सचिव की, और इस मीटिंग में इस बात पर चर्चा होगी कि खाने के तेल के दाम जो हाल के दिनों में कम हुए हैं थोक में ग्लोबल मार्केट में, उसका इम्पैक्ट कंज्यूमर तक कितनी जल्दी पहुंच सकता है। और साथ ही आटा की कीमतों पर भी उन्होंने कुछ कहा है। इस पर आज डिटेल में बातचीत की है जी मीडिया संवाददाता अमरीश पांडे ने खाद्य सचिव से। आइए आपको सुनाते हैं। खाद्य सुरक्षा पर सरकार का लगातार फोकस है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं खाद्य सचिव सुधांशु पांडे। सर, सबसे पहला सवाल तो ये है कि लगातार गेहूं और आटा ये लगातार एक चिंता का कंसर्न बना हुआ है, क्योंकि आटे की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। सरकार लगातार इसकी मॉनिटरिंग भी कर रही थी। अभी का क्या स्टेटस है? क्या हम इसको लेकर कोई नया स्टेप? देखिए, आटे का दाम अगर आप कंपेयर करें इंटरनेशनल और नेशनल प्राइस में, तो नेशनल प्राइस कंपेयर करें इंटरनेशनल और नेशनल प्राइस में, तो नेशनल प्राइस चेक में है। लेकिन जो बढ़ोतरी पहले हो रही थी आटे और वीट के दाम में, उसमें काफ़ी रुकावट आई है और सरकार उसको लगातार मॉनिटर कर रही है। खाने के तेल पर पिछली बार जब आपने बताया कि काफ़ी कम हुए दाम, 10 से 12 रुपये कम हुए दाम, लेकिन अगर हम रिटेल मार्केट में जाते हैं तो अभी भी दाम वही हैं। जब नए पैकेट्स में भी वो मेंशन नहीं हो के आ रहा है। इसके लिए हम कोई कदम या कंपनी से कोई बातचीत शुरू कर रहे हैं? हम कल 6 तारीख को कंपनियों के साथ एक चर्चा कर रहे हैं और हम उनको यही बताना चाह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल प्राइजेज़ कम होने की वजह से दाम में गिरावट आई है, उसका पूरा बेनिफिट जो है वो कंज्यूमर को पास ऑन होना चाहिए। तो ये आपने सुना खाद्य सचिव को। अब हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए दो एक्सपर्ट हैं। बीबी मेहता हैं, ईडी हैं SEA के, और साथ ही विजय डाटा हैं, MD हैं विजय सॉल्वेक्स के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। तो आपने सुना अभी खाद्य सचिव ने कहा है कि कल मीटिंग होने वाली है आप लोगों के साथ में। मेहता जी, तो क्या मुद्दा होगा? आप लोग क्या लेकर जा रहे हैं एजेंडा अपना? एजेंडा जो कल मीटिंग बुलाई है कि भाई इतने प्राइस गिरे, पर लास्ट 5 दिन में जो प्राइस गिरी है, मेरे ख्याल से मुद्दा ही नहीं रहा। इतने प्राइस गिरी हुई है, अगर आप देखें तो कम से कम 1000 पॉइंट तो KLC में डाउन हो गया और आज लोएस्ट प्राइस पे आ गए हैं। आज भी देखो तो आरबीडी मामूली 1265 था, तो $450 एक महीने में नीचे आया है। जो भी $450 एक महीने में नीचे आ गया है। सोयाबीन ऑयल 350 पॉइंट नीचे आया है, $1 नीचे आया है, और सनफ्लावर भी $300 आया है। ऑलरेडी प्राइस नीचे गिर रही है। तो अभी तो ऐसा लग रहा है कि प्राइस रोकना पड़ेगा। अगर ज्यादा नीचे गिर जाएगी तो किसान को तकलीफ होगी। जैसे एक महीने में $450 का कम होना कभी ऐसा देखा नहीं है। तो गवर्नमेंट को अभी ऑटोमेटिक प्राइस जो इंटर मार्केट में गिरी है तो लोकल में भी नीचे जा रही है। मैं अभी मेरे सामने पेपर पढ़ा है, आरबीडी पाम ऑयल एक महीने में 28,000 रुपया कम हुआ, कॉटन सीड ऑयल 12,000 कम हुआ, सोयाबीन 22,000 रुपया पर टन कम हो गया है, और रिफाइंड सनफ्लावर 17,000 रुपया कम हुआ है। तो जैसे इंटरसेप्ट प्राइस गिरती है तो लोकल प्राइसेस भी नीचे आ रही है। तो उसमें अभी कोई ज्यादा अगर और भी मार्केट का जो संकेत मिल रहा है कि मार्केट और नीचे जा सकती है, तो नेचुरली और लोकल प्राइसेस नीचे जाएगी और उसका फायदा कंज्यूमर को मिलने वाला ही है। मगर एक चीज मैं जरूर बताऊंगा, इंटरेस्ट प्राइस जो गिरी है और पर्कोलेट होने में 10 से 15-20 दिन लगता है। जो आज एक रिटेलर है, होलसेलर है, उसके पास जो माल पड़ा है 15 दिन पहले का, वो तो अपना माल अपनी MRP से बेचने का प्रयत्न करेंगे। नया माल जो अभी फैक्ट्री से निकलेंगे वो सस्ता में निकलेंगे, तो उसमें पर्कुलर कितना सस्ता? 15-20 दिन का टाइम लगता है। हाँ, या
कितना सर, मतलब अब जो एमआरपी घटेगी, आप कह रहे हैं कि 15 दिन के बाद इसका असर आएगा, तो 15 दिन के बाद एमआरपी में कितनी कटौती की उम्मीद की जाए? आप सुन पा रहे हैं मेहता जी? आवाज आ रही है आपको? लगता है हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है, हम दोबारा जुड़ेंगे उनसे। लेकिन हमारे साथ विजय डाटा भी हैं, एमडी हैं विजय सॉल्वेक्स के। विजय जी, क्या क्या डाटा कल आप देंगे सरकार के सामने ऑयल को लेकर? देखिए हाँ जी, जैसा अभी मेहता जी बता रहे थे, हाँ भाव विदेशों में जितना घटता है उसको आने का, आप देखिए लॉजिस्टिक्स से टाइम लगता है। आज एमडेक्स टूटा है, अब कोई आदमी वहाँ एफओबी में खरीदेंगे, शिपमेंट होगा, इंडिया में आएगा, पाम रिफाइंड होगा, फिर पैकिंग होगा, फिर होलसेलर तक पहुंचेगा, रिटेलर तक पहुंचेगा। ये एक पाइपलाइन है, इसमें 15-20 दिन लगते ही हैं। ठीक है, और ये तो पाम ऑयल में तो 15-20 दिन है, और सोया ऑयल में तो करीब 1-1.25 महीने का टाइम लगता है। इसको अब मुझे लगता है फूड सेक्रेटरी साहब को अब ज्यादा पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। उनका 100% काम हो चुका है, भाव अब जरूरत से ज्यादा घट गए हैं। और जैसा मेहता जी ने अभी बता रहे थे कि अब तो हमको किसान के बारे में सोचना होगा। अभी खरीफ की सोइंग चल रही है, और अभी भी जो आंकड़े आ रहे हैं उसके हिसाब से ग्राउंडनट की सोइंग पिछड़ रही है, और सोयाबीन की भी स्थिति अभी देखो किस तरीके से होगा। बिल्कुल ज्यादा भाव घटने पे रिएक्शन गलत हो जाता है। और हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, देश इंपोर्ट कम करने की बात कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि हमारा इस साल नीचे भाव होने की वजह से इंपोर्ट बढ़ जाए और इंडिया के प्रोडक्शन में किसान को दिक्कत हो। मुझे आप लोगों को सुनकर ये लग रहा है कि कल की मीटिंग बहुत गर्मा गर्म मीटिंग रहने वाली है, क्योंकि मीटिंग तो इस बात को लेकर बुलाई जा रही है कि रिटेल में दाम कैसे कैसे और कम हो। आप लोग कह रहे हैं कि कीमतों में गिरावट को रोका जाए, नहीं तो फार्मर को नुकसान होगा। नहीं, देखिए पॉलिसी मेकर्स की बात अलग है। भाव तो हमको निश्चित रूप से घटाना ही है। हमारे पास जिस तरीके का जिस भाव का माल आएगा, हमको उस हिसाब से हमको हर पैकर को मार्केट में रहना होता है, और वो मार्केट से ऊंचा भाव नहीं रख सकता है। भाव तो हमको निश्चित रूप से घटाना ही है, लेकिन इसमें जो 10-15-20 दिन अभी हमने कुछ दिन पहले खबर चलाई थी 15-20 रुपए एमआरपी में कमी हुई थी तेल कंपनियों की तरफ से। अब इस बार में कितनी कमी होगी? वाले हैं उनसे। हाँ, साहब एमआरपी तो निश्चित रूप से घटने ही वाली है। कितनी सर, कितनी में भी आप देखिए ना, मान लीजिए कांडला से या अलवर से या कहीं से भी पैकर जब उसको घटाएगा और वो माल मार्केट में होलसेलर के पास जाएगा, फिर रिटेलर के पास जाएगा, इसमें टाइम लगता ही है। मैं टाइमिंग की बात नहीं पूछ रहा हूँ। मेहता जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। मेहता जी, आप तो मतलब आपने कंज्यूमर के लिए बहुत काम किया है, इसके लिए तो आपको बधाई बहुत, कि आपने बहुत चिट्ठी लिखी तेल कंपनियों को एमआरपी कम करने के लिए। अब सर कोई नई चिट्ठी अभी आपने लिखी है क्या इस बार की कटौती के लिए? और अगर लिखी है तो कितनी कमी के लिए लिखी है? या अगर आपने नहीं भी लिखी है तो आपकी चूंकि बातचीत होती है सारे मेंबर से, जो आपके मेंबर हैं तेल कंपनियां, वो इस बार कितनी कटौती कर रहे हैं एमआरपी में, करने वाले हैं? नीचे जाएंगे तो ऑटोमेटिक लोकल भाव भी नीचे जाएगा और कटौती आ जाती है। इतनी परफेक्ट कंपटीशन है, ऐसा कोई सोच नहीं सकता कि मैं ऊपर के भाव में बेचूंगा, क्योंकि मेरी कट होगा। कितना कट होगा मैं ये जानना चाह रहा हूँ। नहीं, वो कहना मुश्किल है, वो कहना मुश्किल है। अभी देखो मार्केट जितनी वॉलेटाइल है, इतनी वॉलेटाइल, एक महीने में जो $450 से $500 कम हो गई है, तो लोगों भी काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस बार से चिट्ठी लिखनी पड़ेगी या वैसे हो जाएगा? मैं देख रहा हूँ जो उसे $1600-1700 में लिया, आज $1200 का, उसको भी काफी नुकसान हो रहा है। हाँ। ऐसा नहीं है कि मुनाफा कर रही है। अच्छा। काफी नुकसान, काफी कंपनी को नुकसान हुआ है। अच्छा। आगे कमाया, ये एक महीने में घुमा दिया है, ऐसा सब है। तो सर ये बताइए कि मतलब आपने भी कहा कि आप तो कीमतों में गिरावट को रोकना होगा, नहीं तो फार्मर को नुकसान होगा। नहीं, वो तो देखिए द वे जैसे नीचे जा रही मार्केट, हाँ। अगर एक महीने में और $300-400 निकल गए, हाँ। तो किसान एमएसपी के नजदीक आ जाएंगे। तो कीमतों में गिरावट को रोकने के लिए क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? नहीं, तो गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा। अभी देखो TRQ दे दिया है। हाँ। आपने अपना हाथ काट दिया है कि TRQ 0% दे तो आप ड्यूटी लगा ही नहीं सकते। तो गवर्नमेंट को भी सोचना पड़ेगा क्या करना है। किसान जब भी चिल्लाएगा, अब तक कंज्यूमर चिल्लाता था, अभी किसान चिल्लाएगा, तो इसके लिए वो बैलेंस करना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को, बिटवीन कंज्यूमर, किसान एंड इंडस्ट्री, तीनों में बैलेंस करना ही पड़ेगा। अच्छा। और देखिए, एक अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, हाँ। इंटरनेशनल मार्केट नीचे जा रही है, तो लोकल प्राइस साइमल्टेनियसली नीचे जा रही है। हाँ। तो उसमें गैप है, 15 दिन का गैप पकड़ लीजिए। नहीं ठीक है, मतलब उसमें मैं टाइमिंग में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 15 दिन के बाद
दाम कम हो जाए, एमआरपी 2 दिन और ले ले, 17 दिन ले ले, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। मतलब मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि अब अभी क्या और कटौती की प्लानिंग है क्या। अब एक सवाल आपसे मेरा डटा जी, क्योंकि आज देखिए कि पाम तेल की कीमतों में फिर गिरावट आई है और 2 दिन में करीब 15% के आसपास की गिरावट मलेशिया में पाम तेल की कीमतों में आई है। 10 महीने के लो पर है पाम तेल का भाव। अभी आपको और गिरावट दिख रही है क्या पाम तेल में? नहीं, देखिए भाव काफी ज्यादा गिर गए हैं और कई बार देखा यह जाता है कि जब भाव गिरने लगता है तो जरूरत से ज्यादा गिर जाता है। तेजी चलने लगती है तो जरूरत से ज्यादा, कई बार बहुत तेजी से 100 मीटर वाला 150 मीटर दौड़ जाता है। वो वाली स्थिति बन गई है। भाव काफी गिर गए हैं। इन भावों पे मेरा तो मानना ये रुकना चाहिए, थोड़ा बहुत ज्यादा पैनिक नहीं करना चाहिए। लेकिन ये भी संभावना बनती है कि इसी करीब में और 10-15% निकल जाए, लेकिन उसके बाद बाजार को रुकना पड़ेगा, क्योंकि फिर नहीं तो प्रोड्यूसर्स को और किसानों को बहुत घाटा होने वाला है इस बात को। ठीक है। अच्छा मेहता जी, आपका कमेंट क्या है सर पाम ऑयल के प्राइस पर? क्रूड पाम तेल में जो गिरावट आई है, अभी इंडोनेशिया और मलेशिया में पीक सीजन है मेरे ख्याल से उत्पादन का, आपको लगता है कि गिरावट और बढ़ने वाली है? थोड़ी और गिरावट हो सकती, क्योंकि जो सप्लाई सडनली बढ़ गया है। एक जैसे आज स्टॉक है इंडोनेशिया में, जो न्यूज आ रहा है कम से 8 मिलियन टन का स्टॉक हो गया है। तो स्टॉक संभालने के लिए उसको एक्सपोर्ट करना ही पड़ेगा। इसके लिए तो मार्केट नीचे जा रही है और अभी हाई साइकिल प्रोडक्शन में जा रहा है, तो और प्रोडक्शन में। और वर्ल्ड का भी अगर आप देखें, ये साल वर्ल्ड का प्रोडक्शन 35 मिलियन टन ऑयल सीड का बढ़ने वाला है, तो फोरकास्ट है ऑयल वर्ल्ड का। और उसका मतलब 7 मिलियन टन तेल ज्यादा आएगा मार्केट में। जो डिमांड से सप्लाई ज्यादा है तो नेचुरली मार्केट गिरेगी, क्योंकि इतना प्रोडक्शन भी जो 38.8 मिलियन टन का प्रोडक्शन ये साल ज्यादा होगा कम टू लास्ट ईयर। रिकॉर्ड प्रोडक्शन होगा वर्ल्ड में 628 मिलियन टन का। अच्छा, ऑयल सीड का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है। तो सारे फैक्टर अगर क्लब करेंगे, पाम ऑयल इज गोइंग अप, उसे हाई साइकिल में जा रहा है। ऑयल्स का प्रोडक्शन चाहे सोया हो, सामने सारा दिन बढ़ रहा है। अच्छा, तो सारी इम्पैक्ट तो आएगी मार्केट पे। बिल्कुल। और एक चीज और समझ लीजिए, रिसेशन भी चल रहा है। इंडिया छोड़ दी, बाकी दुनिया में रिसेशन चल रहा है, उनकी भी इम्पैक्ट आएगी आपके प्राइस पे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। बहुत शुक्रिया मेहता जी आपका और डाटा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तेल पर ये डिटेल में बातचीत करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रुपए की। रुपया आज एक बार फिर से रिकॉर्ड लो को टच किया है और 79 रुपए 38 पैसे के निचले स्तर को रुपए ने टच किया है। ऑल टाइम लो, 0.5% से ज्यादा की गिरावट हमने रुपए में देखी है। राजीव जी बताइए, ये गिरावट कब थमेगी, कहां थमेगी? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। जैसा हम देख रहे हैं कि इक्विटी मार्केट में लगातार विदेशी निवेशकों की सेलिंग देखने को मिल रही है और एफआईएस की सेलिंग के कारण जो है मार्केट से जो रुपया है वो उसकी जो मांग है वो घट रही है और डॉलर की मांग बढ़ रही है। और डॉलर की मांग बढ़ने के कारण जो है रुपये में हम गिरावट देख रहे हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह से आज निचला स्तर बाजार में छुआ है और इसमें गिरावट बढ़ सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि एक बार 79.70, 79.80 तक भी बाजार जो है निकटतम समय में जा सकता है, मतलब 3 या 4 दिन में। और ओवरऑल ऐसा लगता है मृत्युंजय जी, एक बार हो सकता है करेंसी बाजार में 80 के स्तर को भी एक बार डॉलर ब्रेक करे और रुपए में कमजोरी देखने को मिले। लगातार जिस तरह से सेलिंग हो रही है एफआईएस की, प्लस क्रूड ऑयल के जो दाम हैं वो उसमें उतनी बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिल रही, जिसके कारण कि हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है उसमें थोड़ी कमी हो सके। और प्लस साथ में देखा जाए तो जो हिंदुस्तान का जो करेंसी का जो भंडार है वो भी घट रहा है। तो इसके इन सबको अगर मिला जुला इम्पैक्ट देखें तो रुपए में देखने को मिल रहा है और रुपए की कमजोरी इसीलिए बढ़ रही है। और अगर ट्रेंड की बात करूं तो चार्ट्स पे साफ दिखता है कि बाजार जो है लगातार जो है डॉलर जो है उच्चतम स्तर को छूता जा रहा है। ना सिर्फ इंडियन करेंसी, बाकी करेंसी के अगेंस्ट भी। अगर यूरो की बात करें तो यूरो के अगेंस्ट तो बहुत ज़्यादा इसमें बढ़त देखने को मिली है। तो यही इम्पैक्ट हमारी मार्केट में भी देखने को मिल रहा है और आगे भी लगता है कि बाजार और कमज़ोर हो सकता है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि आगे भी मार्केट आपको कमज़ोर दिख रहा है। ठीक है, तो ये राय हो गई आपकी, इस पर आप नज़र रखिए। अब जरा आप बताइए, ठीक है, अब जरा रवि जी आप बताइए कि गोल्ड में गोल्ड पर आपका आउटलुक क्या है अभी, क्योंकि जब से ड्यूटी बढ़ी है तब से गोल्ड में हमने तेज़ी का माहौल बनता हुआ देखा है। अब हालांकि धीरे धीरे ये तेज़ी कम हो रही है और इस वक्त महज 26 रुपये ऊपर है एमसीएक्स पर गोल्ड। आज के लिए गोल्ड में क्या किया जाए?
जरूर से मृत्युंजय जी, आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि इंटरनेशनल मार्केट में जो डॉलर इंडेक्स के आज नए रिकॉर्ड लेवल देखे हमने 2002 के बाद, एंड जिस हिसाब से यूरो जोन वीक हो रहा है एंड जर्मनी का अभी और प्रेशर बना हुआ है कि गैस क्राइसिस वहां पे इमर्ज हुए, एंड अगस्त में अगर वो चले गए तो डॉलर इंडेक्स में और यहाँ पे बढ़त देखने को मिलेगी। तो डॉलर इंडेक्स का थोड़ा बहुत हायर लेवल से इंटरनेशनल प्राइसेस पे दबाव देखने को मिलेगा। हालांकि रुपए की जो कमजोरी है, साथ में ड्यूटी का हाइक होना, ये दोनों डोमेस्टिक प्राइसेस के लिए सपोर्ट हुआ। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा आउट परफॉर्मेंस इंटरनेशनल प्राइसेस के वर्सेस देखने को मिलेगा। हालांकि बहुत बड़ा मैं उछाल यहाँ से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। लेवल स्पेसिफिक नीचे 51,700 एंड अपर साइड 50,300 तक की रेंज में आपको शायद गोल्ड शॉर्ट टर्म में देखने को मिले, बट रुपए की वीकनेस की वजह से मैं बाय एंड डिप्स का स्ट्रेटेजी रिकमेंड करूंगा। अगर इंट्राडे के लिए कोई ट्रेड लेना है 50,000 के करीब बाय करें, 51,820 का स्टॉप लॉस, और अपर साइड मेरा मानना है कि 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में 52,300 तक के लेवल्स मिलने चाहिए, वहां पे एक बार मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए। ठीक है, ओके, इस पर आप नज़र रखिए। अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का। पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। सर, ये क्रूड के जब $380 बता रहे हैं तो घरेलू मार्केट में फिर क्या 20,000 के करीब चला जाएगा? अरे मतलब अब इस रिपोर्ट पे बहुत चर्चा कल हो चुकी है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है और इस तरह का आउटलुक पता नहीं कितना सच होगा। तो वो तो ठीक है, बहुत दूर की बात है, होने का तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी ये कहना कि 20,000, मतलब मैं तो व्यक्तिगत तौर पे ये नहीं मानता हूँ। बाकी होने का तो कुछ भी हो सकता है, माइनस में भी क्रूड चला गया था तो वो तो अलग मसला है। ठीक है, लेकिन वैसे क्रूड पर क्या व्यू है आपका राजीव जी अभी? मृत्युंजय जी, आज के अगर सत्र की बात करूं तो मुझे 1 या 2 दिन के लिए थोड़ा कमजोर ही दिखता है। हालांकि 8500 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, तो अभी सेलिंग भी अगर की जाए तो थोड़ा सा कंटेन्ड मैनर में की जाए। 8640 के आसपास इसमें बिकवाली का ट्रेड लिया जा सकता है। 8720 के स्टॉप लॉस से और 8500 का टारगेट रखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जगदीश हैं। पूछिए जगदीश जी। प्रतन जी नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। क्रूड ऑयल में जुलाई का 9,000 का कॉल लिया हुआ है। जुलाई का कॉल लिया है आपने? हाँ। किस भाव पर? 185 रुपए पे। 185 मेरा पे। कहना ये है कि जो $380 जो मतलब बैरल का रेट होने वाला है, ये कब होने वाला है? नहीं, अरे सर, उसको 200 का मतलब 185 का जो कॉल है वो 5,000 कब हो जाएगा? 185 का कॉल 5,000 हो जाएगा सर, तो आप सोचिए कि मतलब आप का ट्रेड कैसा होगा। खैर वो कोई टाइम फ्रेम नहीं है 380 का, $380 वो तो एक अनुमान, वो तो एक जेपी मॉर्गन ने अनुमान दिया है कि अगर 50 लाख बैरल की सप्लाई कम हो जाती है तब ये होगा, तब वो होगा, वो अलग मसला है सर। लेकिन ठीक है, आपने 180 की कॉल ली है, तो क्या करना चाहिए रवि जी इनको? जरूर से ऑप्टिमिज्म रखना चाहिए, बट फिर भी लग रहा है कि जो टारगेट दिया गया है वो थोड़ा और ऑप्टिमिस्टिक है। हालांकि ये रिपोर्ट अगर आप ध्यान से पढ़े तो उसमें अलग अलग सिनारियो दिए गए हैं, और वो सिनारियो वाइज उन्होंने अपना एक टेक्निकल वहां पे टारगेट दिया है। उसमें काफी चेंजेस हो रहे हैं। क्रूड माइनस में भी गया था, तो हम कुछ ना नहीं बोल सकते, बट डेफिनेटली ये और ऑप्टिमिस्टिक टारगेट है। और 5,000 का एक 185 के लिया है आपने, वो 5,000 होने का तो कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि ये मंथ में एक्सपायर भी हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि सर ये आउट द मनी कॉल से थोड़ा बचे। आप क्या करें कि थोड़ा बहुत यहाँ से 50 रुपीज 30-40 रुपीज ऊपर आए तो एक बार आप 8500 के कॉल पे शिफ्ट हो जाए, इन द मनी कॉल पे काम करें, तो वो आपको एक बार बेटर स्ट्रेटेजी हो सकती है। आप अगर कोई भी उछाल देखने को मिले और यहाँ से अगर 185 से 200 के बिटवीन कोई भी लेवल मिले, तो मुझे लग रहा है वहां पे एक बार एग्जिट होना बेटर स्ट्रेटेजी हो सकती है। क्रूड का मार्केट आप देखिए इस वक्त नीचे है, और ब्रेंट क्रूड में करीब करीब 1.5 से 1.25% के आसपास की गिरावट है, 112 के नीचे है। एमसीएक्स पर भी कच्चा तेल नीचे है, 8,626 का लेवल है, 1% से ज़्यादा कमज़ोर है। आप बताइए राजीव जी, क्रूड में आज अभी जैसे हमने ऑप्शन की बात की, लेकिन फ्यूचर में क्या करना चाहिए अभी? मृत्युंजय जी, मुझे यहाँ से थोड़ा सा वीक लगता है आज का जो ट्रेंड है। आज हालांकि बाजार एक अच्छे नोट पे कल बंद हुआ था, बट 8750 एक इम्पोर्टेंट लेवल की तरह उभर के आया, और उसके बाद लगातार आज हमने बाजार में गिरावट देखी, और अभी एक फिर मार्केट में उछाल आ रहा है। मुझे लगता है 8640 के पास इसमें बिकवाली कर सकते हैं, और 8720 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, 8500 का टारगेट रखना चाहिए। ये राय क्रूड के फ्यूचर पर आपकी। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त गोरम कालरा। पूछिए कालरा जी।
सर मेरे पास सिल्वर प्लस पड़ी है 61,000 रुपये में 4 महीने। सिल्वर प्लस है 61,000 पे। हाँ जी। अच्छा, अभी तो चांदी में ठीक ठाक तेजी, हालांकि ये करंट कॉन्ट्रैक्ट है। सितंबर कॉन्ट्रैक्ट जरा देखते हैं, जरा दिखाइए सितंबर का कॉन्ट्रैक्ट चांदी का कि वहाँ पर क्या। हाँ, सितंबर कॉन्ट्रैक्ट देखिए अब ये है 58,577 89 रुपये ऊपर है। बताइए क्या किया जाए राजीव जी। मृत्युंजय जी, इन्हें 57,900 के नीचे क्लोजिंग का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। चांदी ने एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट्स को ब्रेक किया है और अब नेक्स्ट जो सपोर्ट दिखता है, अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करूं तो 80.70 80.80 लगता है। अगर मार्केट आज 57,900 के नीचे बंद होता है तो इसमें गिरावट गहरा सकती है और फिर मार्केट जो है एक बार जो नीचे में है, मुझे लगता है 56,000 तक भी नीचे में फिसल सकता है। तो 57,900 के नीचे क्लोजिंग का स्टॉप लॉस रखिए। ठीक है, आयुष हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूछिए आयुष। चांदी 70,000 दिवाली तक जा सकती है क्या? चांदी 70,000 दिवाली तक जा सकती है क्या? ओके, रवि जी बताइए 70,000 का लेवल मुमकिन है क्या? प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है क्योंकि फंडामेंटल्स इकोनॉमी वाइज काफी चेंज हो चुके हैं एंड गोल्ड भी थोड़ा बहुत टैपेड रेंज में है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई ड्यूटी में अगर हाइक हो उसके अलावा कोई ज्यादा फंडामेंटल न्यूज है। बट अभी जिस हिसाब से मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत अगर उछाल भी आप और ऑप्टिमिस्ट रह के वहां पे देखे तो मुझे 65 के अबो नहीं दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि एक बार प्राइस 62 से 63,000 तक जा सकती है एंड डाउन साइड 57 का लेवल काफी अहम सपोर्ट है, वो ध्यान में रखे। बट मुझे लग रहा है कि दीपावली तक क्योंकि इतने बड़े टारगेट क्यों एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि चाइना एंड जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज अक्रॉस द ग्लोब देखे तो वहां पे डेटा काफी वोलेटाइल है एंड इंडस्ट्रियल मेटल का टेक होने की वजह से मुझे 65 के बियॉन्ड सिल्वर अभी दीपावली तक नहीं दिख रहा है। सुनील हैं आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूछिए सुनील जी। सर नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। सर मैंने आपकी सिल्वर कॉल आई थी, कॉपर में बाय करे थे जगह, एक तो 70 का स्टॉप लॉस हो गया मेरा, 67 का भी हो गया, आप मेरे को लॉस हो गया ना सर। आपकी आवाज़ ठीक तरीके से नहीं आई, लेकिन कॉपर के ऊपर आप जानना चाह रहे हैं। देखिए कॉपर में अभी गिरावट बढ़ गई है और आप देखिए 1.5% से ज़्यादा MCX पर कॉपर नीचे है, LME पर ऑलरेडी 18 महीने के लो पर है, 665 के नीचे आ गया है कॉपर। रवि जी क्या किया जाए अभी इस भाव पर कॉपर में? हालांकि विद इन 5 to 10 में प्राइसेस में बड़ा करेक्शन आया है तो थोड़ा बहुत ऊपर के लेवल से अगर 668 के करीब मिलता है तो कॉपर को शॉर्ट टर्म के लिए सेल कर दे। 673 जब तक क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक ना करे आपकी शॉर्ट पोजीशन कंटिन्यू रख सकते हैं। डाउन साइड पहला टारगेट 660 का रहेगा, अगर ये लेवल डाउन साइड ब्रीच होता है तो 652 652 के अहम सपोर्ट के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि वहां पे सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी रखना चाहिए। ठीक है, कासिम खान जुड़ रहे हैं हमारे साथ, पूछिए खान साहब। हाँ जी, जीरे का भाव पता करना सर, 2 महीने में क्या भाव आ जाएंगे? जीरे का भाव 2 महीने में क्या आ जाएगा बताइए रवि जी। हाँ जी, जीरे में मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से प्राइसेस में फंडामेंटल है शायद 1 से 2 महीना टैपिड रह सकता है। मुझे अक्टूबर ऑनवर्ड्स काफी अच्छी उसमें तेजी आती हुई दिख रही है, तो आप ऐसा करें थोड़ा 3 महीना का टाइम ले लें एंड प्राइसेस में अभी अगर डाउन साइड 21,500 21,300 मिलता है तो 20,500 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग पोजीशन बनाए। मुझे लग रहा है कि अगर अक्टूबर एंड तक आप रुक सकते हैं तो 24,800 से 25,000 तक के लेवल्स आपको जीरे में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया रवि जी आपका, राजीव जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।